वेलकम स्टूडेंट, मैं आकांक्षा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं ये ऑपरेटर्स का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ऑपरेटर्स इन सी, यानी सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें आपको ये बताया था कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेंड किसे कहा जाता है, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और किस ऑपरेटर का कैसा वर्क होता है। उसके कुछ टाइप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ के बारे में आज हम आगे बात करेंगे। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे की ओर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑपरेटर इन सी। अब सी लैंग्वेज में ऑपरेटर किसे कहते हैं? द सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी अगर कभी कोई भी एक्सप्रेशन में जो भी आप मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनके लिए आप जो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इनके जो साइन यूज़ करते हैं, इन्हीं सिंबल्स को ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं ऑपरेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे ऑपरेटर की अगर बेसिकली टाइप देखा जाए तो एक होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या बताया गया था कि यूनरी ऑपरेटर का मतलब ऐसे ऑपरेटर जो आपकी सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल के साथ यूज़ होने वाले जो ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। जैसे आपने लिखा आई प्लस प्लस, या फिर आपने लिखा एस्ट्रिक ए, या फिर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है +5 या -2, तो ये सभी हमारे क्या है? 2 और 5 ये ऑपरेंड है, लेकिन इनके आगे जो लगने वाला सिंबल या साइन है इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। और ये ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? यूनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से दूसरा था बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें आपको किसी भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक्सप्रेशन में आपने लिख रखा है a प्लस बी, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये इक्वल का साइन, ये प्लस का साइन, ये दोनों ही साइन हमारे ऑपरेंड के बीच में काम कर रहे हैं, दो ऑपरेंड के बीच में काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। आपको ये भी हमने बताया था कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यानी प्लस का साइन जो है और माइनस का साइन जो है ये यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी दोनों में है, लेकिन जब इसको हम सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ करेंगे तो कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर, लेकिन जब इसको हम जो है मल्टीपल एलिमेंट के साथ यूज़ करेंगे तब ये आपका क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से प्लस प्लस ऑपरेटर है, माइनस माइनस है, ये आपके सिंगल ऑपरेंड के साथ ही यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें यूनरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। थर्ड टाइप हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये जो आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है इसका यूज़ होता है ये बिल्कुल आपका इसी के नेक्स्ट टॉपिक के तरीके, यानी जैसे ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, ये आपका 2 ऑपरेंड पे काम करता है, वैसे ही टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। इसके लिए आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, इसके लिए 3 आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस चाहिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसमें आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलम का साइन होता है। जैसे एक एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किया है a ग्रेटर देन b और फिर क्वेश्चन मार्क है 99 और 100, अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो c की वैल्यू हो जाएगी 99, यानी यहाँ से 99 c में चला जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन के फॉल्स होने पर 99 की जगह 100 एलिमेंट जो होगा वो c में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम क्लासीफाइड करें तो ऑपरेटर आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, जैसे कंडीशनल है, कॉमा है, साइज ऑफ है। इसी तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को अगर क्लासीफाइड किया जाए तो वो आपके कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ टाइप के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो चुके हैं, इनके साथ साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमने आपको बताया था। आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक का मतलब जो अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें उन ऑपरेटर को अर्थमेटिक कहा जाता है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिमाइंडर है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? अर्थमेटिक। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर या मॉडुलो निकालना होता है, मॉडुलस निकालने के लिए जो साइन का यूज़ करते हैं ये परसेंट के साइन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम भी हमने आपको बताया था जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारी चीज़ें आपको सॉल्व करवाई गई थी। तो यहाँ पर ये तो 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है,
लेकिन अगर मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बनाना चाहें जिसमें आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारी चीज़ें निकालनी हो, तो देखिए ये हमारी हेडर फाइल्स हो गई। वॉइड मेन फंक्शन लगाया है ए बी, और कुछ हमने रिजल्ट के लिए वेरिएबल दे रखे हैं, और यहाँ पर आप यूज़र से 2 नंबर मांगते हैं। इसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी ऐड होकर के यहाँ आएगा, ए माइनस बी, ए बी से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी का मल्टीप्लाई इसमें स्टोर हो जाएगा, और ए बी से डिवाइड होकर के इसमें स्टोर होगा। और यहाँ पर देखिए ए% भी लिखा है, इट मीन्स ए मॉडुलो बी है। ए और बी का यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर निकलेगा, जो शेषफल आएगा वो शेषफल यहाँ से यहाँ पर स्टोर होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबके रिजल्ट को शो करा लेना है, यानी प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से एडिशन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स और रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर, सारे रिजल्ट को शो करने के बाद प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों ये सभी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर आपको इनमें से कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर के इसे देख सकते हैं। हमारे चैनल में आप जो है जब सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद जब आप चैनल में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे। जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ सीक्वेंस से आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। क्लास 1 से लेकर के क्लास अब तक हमारी जो हो चुकी हैं वो 11 क्लास हो चुकी हैं। 11 का पार्ट 1 हमने आपको बता दिया है। ये आज का जो हमारा है ये क्लास 11 का पार्ट 2 चल रहा है। तो ये आपको वहीं पर सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से मिल जाएंगी। बाकी जो लोग हमारे ग्रुप में ऐड हैं उनको हमने ग्रुप में सारे लिंक भेज दिए हैं, और आगे के भी जो है लिंक हम आपको आपके ग्रुप में डालते रहेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने आपको बताया था कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है किसे कहा जाता है, जब भी कभी किसी ऑपरेंड यानी किसी वेरिएबल पर आपको वैल्यू 1 इंक्रीज करनी हो, एक एडिशन करना हो, कितने वैल्यू से एडिशन करना हो, 1 से, तब यूज़ किया जाता है एक ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन में बताया भी गया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस। पहले तो याद रखिएगा कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमेशा कैसे पहचाना जाएगा, डबल प्लस के साइन से। यानी कहीं पर भी अगर ये डबल प्लस का साइन देखा जाएगा तो इसे बोला जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया होगा वो वैल्यू बाय 1 यानी 1 से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपका x में 5 है और आपने x प्लस प्लस लिख दिया है, इट मीन्स x आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, आगे क्या लिया गया है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो अब अगर आपने ऐसे लिखा है कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a में तो क्या है, 5 है, 5 में 1 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 6, और 6 हमने कहाँ पर स्टोर कर दिया, इस a में स्टोर कर दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम a की वैल्यू में +1 कर सकते हैं। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, यानी a प्लस इक्वल 1। अब इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, आप चाहे ऐसे यूज़ करें चाहे ऐसे यूज़ करें, इसमें भी क्या होगा, a की जो भी वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा और वापस a में स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड देखें, लेकिन याद रखिएगा प्लस का साइन आपका लेफ्ट साइड में आना चाहिए, यानी इक्वल का जो साइन है आपका असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इसके लेफ्ट साइड में प्लस का साइन होना चाहिए। प्लस का साइन राइट साइड में करेंगे तो ये एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। सेम एज देखिए नीचे लिखा है a प्लस प्लस, अब हम इसको a प्लस प्लस लिखें या प्लस प्लस a लिखें तो वो दोनों ही चीज़ें हमारी सेम होती हैं। तो अगर आपने a प्लस प्लस लिखा तो इसका भी मतलब सेम है, चाहे आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करिए, चाहे ये यूज़ करिए, चाहे ये यूज़ करिए, मगर इन तीनों को देखते हुए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, a में कितना था, 5 था, और जैसे ही a प्लस प्लस लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब a हमारा एग्जीक्यूट होगा तो वो 5 से नहीं बल्कि किससे एग्जीक्यूट होगा, 6 से होगा। तो यही होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अगर टाइप्स देखें, यानी टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 टाइप होते हैं। एक ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस का साइन पहले आता है और पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस का साइन बाद में आता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए प्री इंक्रीमेंट क्या है, इन प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट द इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल देन इनसाइड द एक्सप्रेशन। यानी कहीं पर भी अगर प्लस प्लस का साइन ऑपरेंड के पहले लगा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट द फर्स्ट, यानी ये क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आपके वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देगा +1 से, और उसके बाद में जो एक्सप्रेशन आपने दिया होगा उसको सॉल्व करेगा। यानी ये पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा तब एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट होता है।
यानी पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेशन देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले आपका जो एक्सप्रेशन होगा ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व होगा, उसके बाद आपके वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी +1 से, लेकिन एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद में। तो आइए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमने आपको बताया भी है लास्ट क्लास में, यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। इसके आगे की क्लास जो होगी वो हमारी आज की क्लास रहेगी। तो देखिएगा a इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 है, y इज इक्वल टू 3 लिखा है, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 7 है। और यहाँ हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक sum1 लिया है जिसको 0 से इनिशियलाइज किया है, दूसरा sum2 लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। एक में हम x और y को ऐड करके स्टोर करेंगे, दूसरे में हम a b को ऐड करके स्टोर करेंगे। लेकिन एक प्रोग्राम हमारा प्री इंक्रीमेंटेड रहेगा और दूसरा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंटेड रहेगा। जैसे ये वाला अगर हम एक्सप्रेशन देखें, ये क्या है, इंक्रीमेंट देन ऐड, यानी ये वाली एक्सप्रेशन हमारी क्या करेगी, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंटेड करेगी। अब देखिए यहाँ पर x है, अगर x में 8 है और हम नीचे प्लस x लगा रहे हैं, इसका मतलब x में यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम एज इसी तरीके से y में 3 है, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है, तो 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13, और ये 13 आपका सम में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दूसरे तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट से कैसे यूज़ कर रहे हैं। यानी पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, ऐड देन इंक्रीमेंट, ये पहले ऐड करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब a में कितना है, 3 है, b में कितना है, 7 है। 3 को एज इट इज़ रखेगा, 7 को एज इट इज़ रखेगा, दोनों को ये ऐड कर देगा, यानी 3 और 7। अब ये इंक्रीमेंट पहले नहीं करेगा, पहले ये ऐड करेगा। 3 और 7 को इसने ऐड किया, 10 आया, 10 को इसने सम में स्टोर कर दिया। इसके बाद a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 7। यानी दोबारा अगर आप कहीं पर a या b का यूज़ करते हैं या a और b को प्रिंट भी कराते हैं, तो a की वैल्यू आपको 3 नहीं मिलेगी, 4 मिलेगी, और b की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ रिजल्ट में हमारे पास a और b का जो x और y है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये 13 आ रहा है। बल्कि जो हमारा जो है a और b है, यहाँ पे sum2 होगा, जो हमारा a और b है इसका रिजल्ट जो आपके सामने आएगा वो क्या आ जाएगा, वो रिजल्ट हमारे सामने जो आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो यही होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। जैसे इंक्रीमेंट होता है वैसे ही डिक्रीमेंट होता है, बस फर्क क्या होता है, इंक्रीमेंट ऐड करेगा और डिक्रीमेंट क्या करेगा, जो है सब्सट्रैक्ट करेगा। यानी इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय माइनस माइनस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होगा वो आपका माइनस और माइनस के साइन से रिप्रेजेंट होगा, विच मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसको 1 से घटा देगा, -1 कर देगा। जो भी वेरिएबल में वैल्यू है उसको -1 कर देगा। जैसे प्री इंक्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं वैसे ही जैसे इंक्रीमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार के होते हैं। यानी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में प्लस माइनस माइनस का साइन पहले, और पोस्ट डिक्रीमेंट में माइनस माइनस का साइन जो है बाद में रहेगा। काम भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ये पहले डिक्रीज करेगा तब आगे का एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा, और ये पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा तब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको भी एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ हेडर फाइल्स लगाई और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। आप चाहें तो इसको स्कैनर से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, मैंने डायरेक्टली वैल्यू दी है। आप चाहें तो इसमें वैल्यू यहाँ पर ना इनिशियलाइज करिए, नीचे स्कैनर लगा के वहाँ से यूज़र से वैल्यू इनिशियलाइज करवाइए। तो यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 3 है। इसके बाद sum1 है और sum2 है। अब देखिए प्री डिक्रीमेंट, यानी हम पहले डिक्रीमेंट करेंगे। तो प्री डिक्रीमेंट में होता क्या है, पहले ये डिक्रीज करेगा तब ये क्या करेगा, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी आप कर रहे हो। यहाँ पे हम एडिशन भी लगा सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हम जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हमें डिक्रीज ही करना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 है तो 5 यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 3 है तो 3 यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जब जाएगा तो आंसर आ जाएगा S1 का जो आएगा वो 2 आ जाएगा। अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए ऐड ही कर रहे होते हैं तो यहाँ 5 है, 5 आते तो 4 हो जाता, यहाँ पे 3 है, 3 में नीचे आते तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। अगर बीच में मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया होता तो ये आपका क्या कर देता, ऐड कर देता। ऐड करने का मतलब ये क्या कर देता, 4 और 2 को ऐड करता 6 दे देता। लेकिन यहाँ हमने सब्सट्रैक्ट का आंसर लगाया, वो लगा रखा है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहा है। आगे इसी तरीके से देखिएगा पोस्ट डिक्रीमेंट।
पोस्ट इंक्रीमेंट में माइनस माइनस का साइन बाद में लगा है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने x और y का यूज़ कर रखा है तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है, तो 6 में से 3 को माइनस करेगा, यहाँ पे 3 स्टोर कर देगा और इसके बाद में x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये काम होता है प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट का। फिर S1 और S2 को प्रिंट कराएंगे, देन गेट ch लगा के प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों ये तो हमारा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आगे आपको बताएंगे। जब हम आपको लास्ट में बता रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर हम बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अभी इसको हम रन करा के भी आपको दिखाएंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है या कैसे ये काम करता है। देखिए बच्चों, इसको हम रन कराएंगे। रन कराते समय हम बहुत ही छोटी सी वैल्यू दें जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको ये करना कैसे है या इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो आइए रन कराते समय हम पहले थोड़ी छोटी वैल्यू ले रहे हैं जिससे आसानी से प्रोग्राम को समझा जा सके। जैसे पहली वैल्यू हमारी हो गई है 8 और दूसरी वैल्यू हमने डाल दिया है 4। अब 8 और 4 को ऐड करने पर आंसर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी इंक्रीमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा कि इंक्रीमेंट का कोई भी इफेक्ट हुआ है। नॉर्मल वैल्यू थी, पहले में हमने 8 दे रखा था और दूसरे में 4 दे रखा था, तो 8 और 4 ऐड हो गया था। आइए इसमें हम एक चीज़ और प्रिंट करा लेते हैं, printf, और यहाँ पर हमने लगाया a इज इक्वल टू %d, इसके बाद में कॉमा लगा देते हैं, b इज इक्वल टू %d, और नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया है और a, b, ये देखिए इसमें a और b की वैल्यू भी हम आपको प्रिंट करा के दिखाते हैं। तो आइए इसे रन कराते हैं। रन कराते समय हमने वैल्यू दे दिया है 5 और वैल्यू दे दिया है 7। जैसे इसको आपने किया तो देखिए 5 और 7 की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, यानी 5 हमारी प्रीवियस वैल्यू थी और 7 हमारी क्या थी प्रीवियस वैल्यू थी। लेकिन नीचे देखिए a में 6 आ चुका है और b में 8 आ चुका है। एडिशन करने के बाद उसने क्या किया है इंक्रीमेंट कर दिया है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम पोस्ट इंक्रीमेंट ना करके इसे हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं, तो प्री इंक्रीमेंट में होता क्या है ऐड देन इंक्रीमेंट, यानी इसमें क्या होता है इंक्रीमेंट देन ऐड होता है। तो इसे हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इंक्रीमेंट देन ऐड। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, नॉर्मल सा प्लस प्लस का साइन हम बाद में लगाएंगे। आप चाहे तो इसको लगाइए या फिर इसको मत लगाइए, इससे कोई भी फर्क नहीं है। जैसे यहाँ हमने प्लस प्लस बी दे दिया है और यहाँ पर हमने दे दिया है प्लस प्लस ए। जब इसको आप एग्जीक्यूट करके रन कराते हैं तो रन कराते समय वैल्यू दिया है 4 और दूसरी वैल्यू हमने दे दिया है 6। जैसे ही आपने 4 और 6 दिया आपका आंसर आ रहा है 12। अब 4 और 6 का आंसर 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 और 6 तो 10 होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है पहले आपका इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे नीचे दे रहा है देखिए इंक्रीमेंट के बाद ए की वैल्यू हमारी जो 4 थी वो कितनी हो चुकी है 5 हो गई है, और बी की वैल्यू हमने 6 दे रखा था वो कितनी हो गई है 7 हो गई है। तो आंसर हमारा 10 आना चाहिए था, लेकिन वो आंसर आपका 12 आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसने पहले इंक्रीमेंट किया है और उसके बाद इसने क्या किया है एडिशन किया है, यानी पहले 4 की वैल्यू को 5 बनाया है और 6 को 7 बनाया है, तब इसने क्या किया है इसको ऐड किया है। तो यही डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में। यहाँ से आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। इसको हम और भी कई तरीके से दे सकते थे, जैसे पहला मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया है और दूसरा हम यहाँ पे लगा दें पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखिए ए हमारा प्री इंक्रीमेंट है और बी हमने क्या लगा रखा है पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रखा है। ए हमने लगा रखा है प्री इंक्रीमेंट में और बी हमने क्या लगा रखा है पोस्ट इंक्रीमेंट में। तो आइए इसे भी रन करा के चेक कर लेते हैं। जैसे इसको आपने एग्जीक्यूट किया तो अब यहाँ पर आपको अपना आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी वैल्यू इनपुट करनी है। तो पहली वैल्यू हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं 8 और दूसरी वैल्यू हमने डाल दिया है 3। जैसे ही 8 और 3 आपने दिया तो देखिए 8 और 3 की वैल्यू 12 आई है। ये एक बहुत ही इत्तेफाक हो रहा है कि हम जितने बार वैल्यू इसमें इनपुट कर रहे हैं उतने बार हमारा जो आंसर आ रहा है वो 12 ही आ रहा है।
हालांकि ऐसा कुछ हम सोच के नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो न जाने क्यों आज ये 12 नंबर कितना लकी है, शायद हो सकता है ये एक लकी नंबर हो, आप लोग के लिए भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि जब ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें तो इसमें हर बार 12 आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसी से आपको प्रोग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए में हमने लगाया था प्री इंक्रीमेंट तो, और बी में लगाया था हमने पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पर 8 और 3 अगर ऐड करते तो आंसर आना चाहिए था 11, लेकिन आंसर क्या आया है, 12 आया है। क्यों? क्योंकि ए आपका प्री इंक्रीमेंट था और ए की वैल्यू हमारी 9 हो गई है, और 9 और 3 मिला के आंसर आया है 12। और उसके बाद में बी में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। आइए आगे की ओर समझ लेते हैं आगे क्या टॉपिक है। तो बच्चों, एक प्रोग्राम हम ये वाला जो डिक्रीमेंट वाला है, इसी में मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है। आइए इसे डिक्रीमेंट भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें मैंने ए माइनस माइनस लिखा है, और ए माइनस माइनस का मतलब हुआ ये जो आपका है ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। और इधर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट है। तो प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोग्राम बनाया है, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाए। तो आइए इसे रन करा करके देख लेते हैं। देखिएगा, इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने यहाँ से इसे एग्जीक्यूट किया, कंपाइलेशन, देन इसको हमने क्या किया, रन कराया। जैसे इसको रन कराया, एंटर एनी 2 नंबर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट करने हैं। मान लीजिए पहला नंबर हमने 6 एंटर किया, और दूसरा नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है, कुछ भी डाल देते हैं, सपोज दैट हमने डाल दिया है 3। ओके, अब जैसे ही इसको एंटर किया, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर से रन करा लेते हैं। ये पहला नंबर हमारा 6 है, और दूसरा नंबर हमने ले लिया 3। तो देखेंगे 6 और 3, जब 6 और 3 को हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमारा 8 हो रहा है। ऐसा कैसे होगा कि पहले में आपने लगा रखा था वहाँ पे जो है ए माइनस माइनस, इसका मतलब 6 में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 6 हमारा 6 ही रहेगा। लेकिन बी में क्या लगा था, माइनस माइनस बी लगा था, इसका मतलब बी से एक वैल्यू डिक्रीज हो गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 2 हो गई है। अब 6 में 6 और 2 दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 6 और 2 को ऐड करने के बाद आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन इसके बाद में आपका जो ए है, ए की वैल्यू जो 6 थी वो -1 हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 5। और बी की वैल्यू हमारी माइनस ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो आपका 2 ही हो चुका है। तो डिक्रीमेंट में होता क्या है, जो भी आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है उससे वो -1 करता है। लेकिन जो पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, इसमें आपके आउटपुट के पहले कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी चेंजेस नहीं होता। जैसे यहाँ पे हुआ है 6 और 3 था, 6 में भी कोई भी परिवर्तन नहीं है, 6 हमारी प्रीवियस वैल्यू है, और 3 में अब जो है प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ था, इसका मतलब 3 2 हो गया है, और 6 और 2 मिला करके 8 आउटपुट दे दिया। इसके बाद में आपका क्या होगा, ए हमारा डिक्रीज हो जाता है, और ए की डिक्रीज होने के बाद ए की वैल्यू 5, और बी ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका था तो बी की वैल्यू 2, दोनों को इसने प्रिंट करा दिया है। तो आई होप सो यहाँ से आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जरा भी नेक्स्ट ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल के साइन के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द असाइनमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वल साइन, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते किसे हैं, इक्वल के साइन को। द वेरिएबल अपेयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन एंड इट्स असाइन द वैल्यू अपेयरिंग द राइट साइड। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो जैसे एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा, यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इक्वल लगाते हैं, और यहाँ पर आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये जो आपका वेरिएबल नेम है, ये जो लेफ्ट साइड में आप क्या लिखते हैं, वेरिएबल, जो इक्वल के साइन के लेफ्ट के साइड में हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, और इक्वल के राइट के साइड में क्या लिखा जाता है, यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो होगा क्या है, जो आपने वैल्यू लिखा है ये वैल्यू आपकी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में नीचे देखिए लिखा है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 10। तो 10 आपने लिखा तो 10 हमारा क्या होता है, ए के अंदर असाइन हो जाता है। सेम एज यहाँ पर भी है, a इक्वल ए प्लस बी, तो a और b की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ऐड होने के बाद a में स्टोर हो जाती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना, यानी किसी वेरिएबल से वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करना, या इक्वल के साइन के बाद आपने जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करना, ये काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का।
अगला ऑपरेटर आता है पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, थोड़ा सा एक लाइटली हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्योंकि पॉइंटर पूरा पूरा एक चैप्टर है और ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे जब आगे चैप्टर, तो वहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पॉइंटर ऑपरेटर है क्या। द पॉइंटर ऑपरेटर आर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी पॉइंटर ऑपरेटर क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसमें हमारा एम्परसेंड का साइन होता है एंड द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसमें देखिए दो ऑपरेटर होते हैं, एक एम्परसेंड का साइन होता है जिसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है, और दूसरा हमारा होता है एस्ट्रिक का साइन जिसे हम पॉइंटर ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। द पॉइंटर किसे कहा जाता है, द पॉइंटर इन डायरेक्शन ऑपरेटर यूज टू गेट द कंटेंट ऑफ द एड्रेस ऑपरेटर पॉइंटिंग बाय द पर्टिकुलर मेमोरी एलिमेंट और सेल। यानी पॉइंटर ऑपरेटर, हम ये जो इन डायरेक्शन ऑपरेटर होता है, जो आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है, इसको पॉइंटर ऑपरेटर बोला जाता है। और इस पॉइंटर ऑपरेटर का काम क्या होता है कि मेमोरी में के जो भी एड्रेस में, जिस भी एलिमेंट में या जिस भी सेल में, जिस जगह आपने एड्रेस पर वैल्यू स्टोर किया है, उस एड्रेस वाली वैल्यू को, यानी उस पर्टिकुलर मेमोरी में एलिमेंट में उसके कंटेंट को जो है इनिशियलाइज करना। क्योंकि पॉइंटर जो ऑपरेटर होता है इसको वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, यानी ये क्या करता है, वैल्यू एट ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसे वैल्यू एट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपने एड्रेस या जिस भी वेरिएबल के लोकेशन में, मेमोरी के लोकेशन में आपने वैल्यू स्टोर किया है, उस लोकेशन से वैल्यू को गेट कराना, उस लोकेशन से वैल्यू को देना, ये काम होता है पॉइंटर ऑपरेटर का। तो पॉइंटर ऑपरेटर, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा है लिखा है इंट सैलरी। अब इंट सैलरी लिखने के बाद में इंट फिर एस्ट्रिक, ये हमने पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमेशा ऐसे करते हैं, इंट लिखा जाएगा, फिर ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। अगर मान लीजिए हमको सैलरी का एड्रेस पॉइंटर में डालना है, तो यहाँ से इस जो सैलरी है इसका पूरा पूरा एड्रेस हम पीटीआर में ले सकते हैं। ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर इसमें इसके एड्रेस को ले सकते हैं। तो ये आपका होता है पॉइंटर ऑपरेटर। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी है, लेकिन प्रोग्राम यहाँ पर हम आपको बता भी देंगे, तब भी ये प्रोग्राम आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम है क्या। देखिए इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैलरी दे रखा है और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन है ये हमेशा एस्ट्रिक के साइन के साथ में किया जाता है। वेरिएबल का नाम आपको जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रिक के साइन के साथ इसका डिक्लेरेशन करेंगे। अब सैलरी आप चाहे स्कैनर से इनपुट कराइए या फिर आपने डायरेक्टली इनपुट कराया। इसके बाद में पीटीआर जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके सैलरी का जो भी एड्रेस है, जिस भी लोकेशन में आपने जो है सैलरी स्टोर किया होगा, उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर हम पीटीआर में स्टोर कर देना है। फिर प्रिंटअप लिखा है। प्रिंटअप में पहले तो हम सैलरी को, नॉर्मल सैलरी में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा लिया, और प्रिंट कराने के बाद में यहाँ पर देखिए जो है पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। यानी यहाँ पर देखिए इसमें एड्रेस स्टोर है, लेकिन इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है इसको वैल्यू एट ऑपरेटर बताने का काम करता है। यानी पीटीआर में हमने सैलरी का एड्रेस डाला था, तो पीटीआर में जब सैलरी का एड्रेस है तो उसी एड्रेस पर वैल्यू भी थी, और वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पॉइंटर वेरिएबल लगाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है अभी आपको उतने अच्छे से ना समझ में आए, लेकिन जब आगे हम आपको इसका पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है, आगे जब चैप्टर बताएंगे वहाँ पर ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का है, जैसे अब यहाँ पर देखिए रन में बस आपका क्या आएगा, पहले में भी आपका वही आ जाएगा आउटपुट होने के बाद में, और दूसरे में भी हमारी सैलरी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर हमारे जो होते हैं ये इसे कई प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे इसमें एक आता है जिसे कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, इसे हमने आपको आगे बताया था, टर्नरी ऑपरेटर में भी कंडीशनल ऑपरेटर ही होता है, यानी ये 3 ऑपरेंड के साथ काम करता है, इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर आपका क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर जैसे आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलन से मिलकर के बना होता है, हेल्प्स इन बिल्ड द सिंपल कंडीशन, यानी इससे आप कोई भी सिंपल कंडीशन या एक्सप्रेशन अपना बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल के बाद में पहला एक्सप्रेशन होगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सप्रेशन 2 होगा, फिर एक्सप्रेशन 3 होगा कॉलम के साथ में। आइए चेक करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। जब आपने प्रोग्राम के थ्रू चेक किया तो यहाँ a = 10 और b = 5 है, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने ले रखा है c। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, c = a greater than b। अगर a हमारा b से बड़ा है
तो आपका ये जो कॉलन है, कॉलन के लेफ्ट साइड की वैल्यू कंडीशन के सही होने पे इसमें स्टोर हो जाएगी, लेकिन इस कंडीशन के फॉल्स होने पे कॉलन के राइट साइड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, 10 5 से बड़ा है। क्या ये वैल्यू सही है? सही है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू आ जाएगी 99। लेकिन मान लीजिए ए में 5 होता और बी की वैल्यू 10 होती। ऐसी कंडीशन में जब आप चेक करते हैं ए ग्रेटर देन बी यानी 10 ग्रेटर देन 5, तब ये आपका क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता। और फॉल्स होने पर यहाँ से 100 जाकर के सी में स्टोर हो जाता। तो जब आप सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, अगर ये कंडीशन सही होगी तो 99 देगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 100 देगा। ये बताने का काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। देखिएगा, इस प्रोग्राम को हम आपको रन करा के दिखाते हैं। ये हमारा पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें एंटर एनी 2 नंबर लिखा है, फिर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इसमें स्कैन कराई गई है। उसके बाद में यहाँ देखिए सेम एक्सप्रेशन लगाया है, जिससे कि ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हम 99 की जगह प्रिंटफ लगा के जो भी चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो भी हम कर सकते थे, लेकिन अभी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाते हैं। जब इसको हमने रन किया तो रन करने पर इसने हमसे 2 नंबर मांगे। पहला नंबर हमने 5 इनपुट किया, दूसरा नंबर हमने 3 इनपुट किया। जैसे इनपुट किया देखिए सी की वैल्यू 99 आ गई है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, इट मीन्स कंडीशन सही है। इसी प्रोग्राम को अगर दोबारा से रन कराएं और रन कराने के बाद अब की बार मैंने ए की वैल्यू दे दिया है 2 और बी की वैल्यू दे दिया है 5। अब देखिए 100 आ रहा है। 2 ग्रेटर देन 5, क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इस प्रोग्राम को आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने यहाँ पे 99 और 100 दिया था, लेकिन इस बार हमने क्या दे रखा है यहाँ पर हमने दिया है, देखिएगा ये वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी लाइन है इसमें C इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद में बीच में मैंने प्रिंटफ लगाया है और प्रिंटफ में बाय लिख दिया है। एक जगह हम हाई लिख देते हैं और एक जगह बाय लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है हाई और फिर कॉलन लगा है और इसके बाद लिखा है बाय, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट करेगा हाई, लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं है यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट करेगा बाय। इसे रन करा के देखते हैं। जैसे इसको हमने रन किया, अब मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने 5 दिया और बी की वैल्यू हमने 7 दिया। देने के बाद आपने एंटर किया, देखिए ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बाय आ गया है। लेकिन इसी को अगर हम फिर से रन कराएं और रन कराने के बाद ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 1 है। जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है? हाई आ रहा है। तो आई होप सो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या होता है? द साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू रिटर्न द साइज इन बाइट्स, यानी ये क्या करता है, जो भी ऑपरेंड आपका होगा, जो भी आपका वेरिएबल होगा, उसका कैसा साइज है उसको बाइट्स में बताएगा। उसने मेमोरी में कितना स्पेस रिजर्व कर रखा है उसको बताने का काम साइज ऑफ ऑपरेटर करता है। जैसे सिंटेक्स में साइज ऑफ एक्स देंगे, इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ मैंने हेडर फाइल नहीं लगा रखी है, लेकिन आप इसमें हेडर फाइल लगाइएगा। इसके बाद देखिए इंट ए है, फ्लोट बी है, कैर सी है, लॉन्ग डी है। इसके बाद डबल हमने ले रखा है, लॉन्ग डबल भी आपको देना है, दे दीजिए। सभी का यहाँ पर क्या करना है? साइज प्रिंट कराना है। तो साइज ऑफ इंटीजर %d और यहाँ पर साइज ऑफ ए लगा रखा है। साइज ऑफ फ्लोट %d, यहाँ पर याद रखिएगा सब में हमने फ्लोट दिया है, इंटीजर दिया है, कैरेक्टर दिया है, सब में %d दिया है, क्योंकि जो साइज आएगा वो बाइट्स में आएगा। 2 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, तो वो सब क्या है? इंटीजर है। इसीलिए यहाँ पर जो हर एक स्टेटमेंट में आप देख रहे होंगे जो है %d लगा रखा है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर इंटीजर का, लॉन्ग का, फ्लोट का, कैर का, सभी का साइज आपको प्रिंट करा के दिखा देगा। देखिएगा बच्चों, ये प्रोग्राम हम आपको रन करा के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक बार हमने आपको डेटा टाइप के बारे में बता भी दिया था। तो जो जैसी मेमोरी में साइज एक्यूपाई करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है यहाँ पर साइज आपको साइज ऑफ से दिखेगा। जैसे इंटीजर आपका 2 बाइट साइज एलोकेट करता है, कैरेक्टर 1 बाइट करता है, फ्लोट आपका 4 बाइट करता है, लॉन्ग हमारा 4 बाइट करता है, इसी तरीके से डबल 8 बाइट करता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट करता है। तो आइए इसको रन करा के देख लेते हैं। जैसे इसको हम रन कराएंगे, देखिए जैसे इसको हमने रन कराया तो रन कराने पे इंटीजर का साइज 2 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, डबल का 8 होता है, लॉन्ग का 4 दिखाया है, डबल का 8 और लॉन्ग डबल का कितना साइज है? 10 है। आपने जितने भी साइज़ दिए थे सभी साइज आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिए गए हैं। तो ये प्रोग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बताते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब जो रिलेशन बताए, यानी जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स सच एज ग्रेटर देन और लेस देन यूज टू कंपेयर द वैल्यूज बिटवीन टू वेरिएबल, जो क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच की वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, ये सभी हमारे लॉजिक्स को बताने का काम करते हैं। तो इन्हें भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू अभी हम आगे आपको समझाने वाले हैं। तो आगे अगले टॉपिक में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, और वहीं से हमारा ये ऑपरेटर टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे इफ़ एल्स की कंडीशन, लूपिंग की कंडीशन, और भी जो बिट वाइज ऑपरेटर एक दो ऑपरेटर बचे हुए हैं। तो अगले क्लास में हम आपको ऑपरेटर के बताएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, और इसी तरीके से एक दो जो टॉपिक बचे हैं वो, और उनके साथ में हमारा स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम आपको इफ एल्स की कंडीशन, स्विच केस के बारे में और लूपिंग, ये सारे प्रोग्राम वहाँ से हमारे स्टार्ट होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।